नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। नॉर्थ से लेकर साउथ तक मॉनसून का बादल तोड़ विनाश जारी है। हिमाचल से लेकर केरल तक बर्बादी ही बर्बादी की तस्वीरें हैं। कहीं बादल फट रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं नदियों में उफान है तो कहीं भरभरा कर घर गिर रहे हैं। हर तरफ हाहाकार है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बादल फटने से कहां कहां पर तबाही आई है और कहां कहां नदियों का ब्रेक फेल हुआ है, कहां पहाड़ दरक रहे हैं और कहां जल प्रलय आया है। वायनाड में बर्बादी के पीछे आखिर वजह क्या है और कौन है? वार्निंग को क्यों इग्नोर किया गया? क्या वायनाड में तबाही पर ब्रेक लगाई जा सकती थी? वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या स्टेटस है, सब कुछ आप जानेंगे राजधर्म में। लेकिन सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भयंकर तबाही की तस्वीरें आई हैं। हिमाचल में 4 जगहों पर बादल फट गए हैं, जिसमें कई लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मलाणा में पार्वती नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद पावर प्रोजेक्ट का डैम टूट गया। कुल्लू और मंडी में भारी तबाही हुई। बादल फटने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू में मणिकर्ण में हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त मणिकर्ण भुंतर रोड पर ही बनी हुई एक इमारत की आप देख रहे हैं। शाट सब्जी मंडी की ये तस्वीर है, जहां महज 10 सेकंड के अंदर अंदर पूरी बिल्डिंग देखिए कैसे ज़मींदोज़ हो गई। ब्यास नदी पूरी स्पीड में बह रही है। ब्यास नदी का वेग कितना प्रचंड था, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर में लगा सकते हैं। महज 10 सेकंड के अंदर भारी भरकम इमारत धराशायी हो गई। लोगों की आंखों के सामने बिल्डिंग की जल समाधि हो गई। पानी के तेज प्रहार ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। ये 3 मंजिला इमारत है, जिसकी ढहने की तस्वीरें वाकई में भयानक हैं। तेज बहाव के चलते बिल्डिंग की नींव की मिट्टी कटती चली गई और कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग एक साथ धराशायी हो गई। ऐसे ही कई बिल्डिंग्स सैलाब की भेंट चढ़ गई है। सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। कुल्लू की तस्वीर, जहां पूरी की पूरी इमारत पानी में बह गई। बादल फटने के बाद से ही यहां पर स्थिति बहुत ही भयावह है। 11 घर ऐसे हैं जो मलबे में बह गए हैं। साथ ही उनकी 6 दुकानें भी इसी मलबे की चपेट में आ गई, इस पानी की चपेट में आ गई और मलबा बनकर बह गई। जिस वक्त ये हादसा कुल्लू के इस इलाके में हुआ, उस वक्त वहाँ के रहने वाले लोग भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कैसे कि ये पूरी की पूरी इमारत एक साथ पानी के अंदर समा गई। ब्यास ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में पार्वती नदी का भी ब्रेक फेल हो चुका है। पार्वती नदी पूरी स्पीड में बह रही है। ये रौद्र आवाज पार्वती नदी की ही है जो आप सुन रहे हैं। ये तस्वीर कुल्लू के मणिकर्ण की है, जहां पर पार्वती नदी का ये रौद्र रूप आप देख रहे हैं। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बीती रात बादल फटने की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। सब कुछ अपने साथ वो बहाकर ले गई, क्योंकि पानी का वेग इतना तेज था कि कुछ भी इसके सामने टिक नहीं पाया। एक मंदिर ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, बना हुआ ये पुल जो इस वक्त आपके आंखों के सामने है, लेकिन इसके नीचे से पानी का तेज बहाव देखें, ये उफनती हुई नदी देखें। पार्वती नदी का वेग इतना तेज है, इसका अंदाजा तो आपको तस्वीर देखकर लग ही गया होगा। बादल फटने की वजह से पार्वती नदी में अचानक बाढ़ आई और पार्वती नदी में पानी का लेवल बढ़ने से मलाणा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। मलाणा डैम टूट चुका है। मलाणा डैम टूट चुका है और देखिए पानी का फ्लो देखिए। और सोलंग वैली में भी बादल फटा हुआ है। ब्यास और पार्वती नदी का पानी बहुत तूफान से आया हुआ है, बहुत ज्यादा पानी बढ़ा हुआ है।
पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। मलाना डैम टूट चुका है। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बादल फटने की घटना हुई तो तेज बारिश के चलते डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया और इसी की चपेट में कई निचले इलाके आ गए। सैलाब का प्रचंड प्रहार कई गांवों पर कहर बनकर टूटा। लोगों के घर मकान तबाह हो गए, दुकानें तबाह हो गई। घाटी में बने हुए अलग अलग हिस्सों में सैलाब का अटैक ऐसा आया कि पानी के तेज बहाव के साथ पेड़ तक टूटकर नीचे आ गए। ये खतरनाक मंजर हो चुका है। पानी का ये फ्लो देखिए और इसी नदी के पास बने हुई उस इमारत को देखिए जो धीरे धीरे करके पानी के तेज बहाव के साथ पहले नींव गई और नींव के बाद फिर मकान भी इसके जद में आ गया। मलबे का पूरा अंबार लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि मलाना डैम पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से डैमेज हो चुका है और यहाँ पर काम करने वाले 19 लोगों की भी जान पर संकट आ गया है। मंडी में ब्यास रिवर की तस्वीर भी आप देखेंगे तो दहशत में आ जाएंगे। ये शिवलिंग आप देखें, ये शिवलिंग लगभग डूब चुका है। बादल फटने की वजह से ब्यास नदी में अचानक बाढ़ आ गई है और मंडी को अपनी चपेट में ले लिया है। मंडी में ब्यास रिवर का वेग देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके रास्ते में जो कोई भी आया होगा अपने साथ पानी उसे बहा ले गया होगा। मंडी में ही बना हुआ ये पंचवक्र महादेव मंदिर तक ब्यास नदी के पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं शिवलिंग की एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी जो पानी के इस रौद्र रूप में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सैलाब में घिरा हुआ ये पंचवक्र महादेव मंदिर और ये तस्वीर ऐसा नहीं है कि केवल इस साल आपको देखने को मिल रही है। पिछले साल की सारा तस्वीर आप याद करें, इसी तरीके से बादल फटने की घटना हुई थी, तेज पानी का बहाव था, उफनती हुई नदी थी और इसी नदी में बना हुआ ये मंदिर धीरे धीरे पूरी तरीके से पानी की आगोश में था और ऊपर ऊपर तक मलबा जो है इस मंदिर की अंदर भर गया था। आप अक्सर ये सोचते होंगे जो हम बार बार कहते हैं कि बादल फट गया या क्लाउड बर्स्ट हो गया, ये बादल फटना दरअसल होता क्या है? बादल कैसे फट जाता है? क्या ये कोई गुब्बारा होता है, गुब्बारे की तरह फटता है तो फिर ढेर सारा पानी नीचे आकर गिरता है? क्या कुछ वैसा है? दरअसल बादल का फटना एक साइंटिफिक टर्म है जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक करते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है या फिर फ्लैश फ्लड कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अचानक से एक जगह पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होना। 1 घंटे के अंदर अंदर मौसम विभाग के मुताबिक अगर 100 mm बारिश होती है या इससे ज्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे पानी का गुब्बारा अगर कहीं एक जगह पर फोड़ दिया जाए तो अचानक से सारा का सारा पानी एक जगह आकर गिर जाता है। इसी घटना को क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड कहा जाता है। कुछ ऐसा ही शिमला में हुआ है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आई है, जहां बादल फटने के बाद अचानक से बाढ़ आ गई है। आपको तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूं समेश खादर इलाके की, जहां पर बादल फटने की वजह से नदी में अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। अपने साथ कई लोगों को ये बहा कर ले गई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है और बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा 50 लोग लापता हैं, वो इसी इलाके से लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की ही एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां इस बरसाती नदी को पार करने के लिए
एक सिरे से दूसरे सिरे तक रस्सी बांधी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। अब ये बादल फटते क्यों हैं, ये सवाल है। इसके बारे में भी आपको बता दूं, इसके पीछे कारण क्या होता है। जब बहुत ज्यादा नमी वाले बादल एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलती है, जिससे बादल की डेंसिटी बढ़ जाती है। बादल उसे रिटेन नहीं कर पाता है और फिर अचानक से वो पानी के रूप में गिरने लगता है। इससे बहुत तेज बारिश शुरू होती है और इसलिए इस प्रक्रिया को बादल फटना कहते हैं। बादल का घनत्व बढ़ता है और अचानक से बहुत तेज बारिश होनी शुरू होती है, क्योंकि बादल में मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलती हैं। अचानक से जो ब्यास रिवर के अंदर बहाव भी आप देख रहे हैं, वो इसी कारण से आया है। मंडी में ही नहीं, मनाली में भी कोहराम मचा हुआ है। पहाड़ों में बादल फटने से नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और अपने आसपास के इलाके को, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के पहाड़ को, वहाँ के जितने भी इमारत बसावट जो इस नदी के एकदम किनारों पर बनी हुई है, उसे ध्वस्त करता हुआ आगे निकल रहा है। एक ऐसी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सामने जहां पर रोड पर गाड़ी चल रही है, ठीक इसी के बगल में ब्यास नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर आप देख रहे हैं। लगातार पानी जो है वो डेंजर लेवल के ऊपर बहने लगा है। सड़क का कई सारा हिस्सा ऐसा भी है जो इसकी चपेट में आया है। कहीं कोई और अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए हिमाचल सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही है। खास तौर पर उन इलाकों में सुमेज खादर इलाका जहां पर 50 लोगों के लापता होने की खबर है, वहां पर विशेष तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल के चंबा की एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने रख रही हूं, जहां बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ है। अचानक आए बाढ़ में ये सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गई। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। गाड़ी इतना ज़्यादा मलबे में फंसी हुई है कि उसके टायर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका बोनट का भी बड़ा हिस्सा मलबे में दबा हुआ है। ये गाड़ी आधी मलबे में चली गई है। अचानक से चंबा में बारिश के बाद भारी तबाही देखने को मिली। बारिश के बाद बाढ़ आई और जब पानी निकल गया तो हर तरफ मलबा ही मलबा था। मिट्टी है, पेड़ है, उनकी जड़ें हैं, बहुत सारा पत्थर जो है उसी के बीच में ये सभी गाड़ियां दबी हुई नजर आ रही हैं। सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो हर तरफ तबाही का ही मंजर दिखाई दे रहा था। हमारी 4 टीमें अभी कार्यरत हैं और अगेन वहाँ पे क्योंकि रोड्स कुछ कट गए थे तो इसलिए हमारी टीम को पैदल जाना पड़ा। और वहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी वो इलाका है, तो कई जगह तो एक जगह तो उन्हें 10 किलोमीटर भी पैदल चल के जाना पड़ा। और वो अपना जो इक्विपमेंट है, थोड़ा हैवी इक्विपमेंट होता है, उसको अपने साथ ले जाना पड़ा। तो बट समाव वो वहाँ पहुँच गए हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। कई जगह से उन्होंने जो लोग फंसे हुए थे, देवर वो मतलब जीवित थे पर फंस गए थे, तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और जो मतलब अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई है तो उनको भी वो वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस अभी चालू है। अभी थोड़ा समय लगेगा ये पूरी सिचुएशन स्टेबलाइज होने में। एयर लिफ्टिंग के लिए बिल्कुल तैयारी में है, हालत में है। एयरफोर्स ने बिल्कुल गो हेड दे ही दिया था, बट स्टेट ने पहले रिक्विजिशन किया था, फिर उन्होंने वहाँ पे जो मौसम ठीक नहीं है इसके चलते उन्होंने वो रिक्विजिशन अपना वापस कर लिया है। तो बिल्कुल तैयारी हालत में है, मतलब जहाँ ज़रूरत होगी आई थिंक सारे जो भी मीन्स अवेलेबल हैं वो सारे यूज़ किए जाएंगे। बेसिक पर्पज़ है कि जल्दी से जल्दी रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च हो और हम लोग जो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो भी वहाँ पे त्रस्त लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ राहत पहुँचा सके, उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर सके, उनको रिलीफ दे सकें। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी बादल फटने की वजह से अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। केदारनाथ खास तौर पर अगर इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर आए सैलाब ने अपने पूरे ट्रैक को वो बहाकर ले गया है। वहीं हल्द्वानी में भी बाढ़ की तस्वीर सामने आई, जहां पूरी की पूरी कार ये बाढ़ अपने साथ बहाकर ले गई। बादल फटने के बाद कई लोग लापता जहां हिमाचल प्रदेश में हैं, तो वहीं अगर मैदानी इलाकों की भी बात करें, जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, राजस्थान में भी कुछ वही स्थिति बनी हुई है। राजधानी जयपुर की एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी, लेकिन बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां तेज बारिश का कहर लगातार जारी है। कालाडूंगी में पानी के तेज बहाव में कार बह गई। कार सवार 2 युवक इसमें बाल बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
आप ये वीडियो देखें, उसमें कार को आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के तेज बहाव के साथ साथ ये कार बहती हुई चली जा रही है। भगवान का शुक्र रहा, गनीमत रही कि उसमें सवार दोनों यात्री सकुशल बच गए। बताया जा रहा है कि दो लोग जो इस कार में सवार थे वो कार से इस नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पानी का चूंकि बहाव तेज था और मलबा भी इसके साथ था, तो गाड़ी इस नाले में फंस गई। जिसके बाद पहाड़ों में तेज बारिश के चलते धीरे धीरे नाली में जब पानी का बहाव और ज़्यादा बढ़ता चला गया, ये नाला और ज़्यादा चौड़ा होता गया, ये कार अपने साथ बहा ले गया। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि दोनों यात्री समय रहते इस गाड़ी से बाहर आ गए। उत्तराखंड में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से हालात बेकाबू हो चुके हैं। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा के जागेश्वर, केदारनाथ ट्रैक पर बादल फटा है। तस्वीरें केदारनाथ यात्रा पैदल रूट की है। यहां पर भीमबली में बादल फटने से सैलाब उमड़ आया। पानी के प्रचंड वेग की वजह से पूरे इलाके में दहशत है। केदार घाटी में भीमबली के बाद बादल फटने से कई रास्ते उखड़ गए हैं। रामबाड़ा के पास 2 कनेक्टिंग पुल बह चुके हैं। सैलाब के अटैक में रूट पर बनी हुई एक दुकान भी इसमें बह गई। केदारनाथ रूट पर यात्रियों का पूरा जत्था यहाँ फंसा हुआ है। अब ये देखिए, रात की एक तस्वीर देखिए, केदारनाथ रूट की ये तस्वीर जहाँ पर बादल फटने के बाद पूरे ट्रैक पर पानी आपको दिखाई दे रहा है। रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं, और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है, इसलिए पूरी वीडियो नहीं बनता है। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बहुत तेजी से बढ़ा है। गौरीकुंड में भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया है। दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। होटल तक खाली कराए गए हैं। इसके चलते सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति भी दिखाई दी। होटल से लेकर बाजारों तक लोगों को हटाया गया है, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आप अनाउंसमेंट सुनिए। भाई, गौरीकुंड में कुछ कांड हो गया है, बारिश के वजह से बहुत खतरा हो गया है। सोनप्रयाग में भी खतरे की झंडी में, सोनप्रयाग भी पूरे लॉज होटल सब खाली करवा दिए, सब अलर्ट हो गए। सारे यात्री लोग सब भाग रहे हैं। केदारनाथ ट्रैक पर बादल फटने की वजह से सैकड़ों श्रद्धालु रास्ते में ही फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम ग्राउंड पर उतर गई है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के जरिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। भीमबली में बादल फटा है, ऐसे में भीमबली से लेकर सोनप्रयाग के रूट पर तीर्थ यात्रियों का जत्था मौजूद है, जिन्हें एसडीआरएफ के जवान निकालने में जुटे हुए हैं। देखिए, एक शख्स को दूसरे शख्स का ही सहारा होता है, और यही तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ भी देख रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और इस ट्रैक पर जितने लोग फंसे हुए हैं वो एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहाड़ों में ही रास्ता बनाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम धामी खुद ग्राउंड पर फंसे हैं। वो सैलानियों से मिल रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी समेत अलग अलग राज्यों के लोग चूंकि केदारनाथ आते हैं, वो इस ट्रैक पर फंसे हुए हैं। उन्हें ठीक तरीके से राहत सामग्री पहुंच रही है या नहीं, यहाँ से कैसे उन्हें निकाला जा रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए खुद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे।
सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और हर संभव राहत और मदद कैसे पहुंचाई जाए इसके निर्देश भी दिए गए। दर्शन कर लिए अब काफी हो गया। लोगों की जीवटता देखिए, उन्होंने इस मुश्किल समय में भी बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्या कहा कि हमारे दर्शन हो गए हैं और शायद यही वो उम्मीद की किरण है जो उन्हें यहां से बाहर भी लेकर जाएगी। उत्तराखंड में सैलाबी संकट से निपटने के लिए सीएम धामी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। टिहरी गढ़वाल के उस लोकेशन पर वो पहुंचे जहां पर बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। सीएम धामी ने अफसरों को तेजी से राहत और मदद के साथ साथ पुनर्निर्माण के कार्यों को भी बढ़ाने का निर्देश दिया है। जो लोग भी केदारनाथ मार्ग पर जहां पर 2 पुल हमारे कल बह गए थे, एक तो उन पुलों को जोड़ने के लिए तत्काल जिला एडमिनिस्ट्रेशन, आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब मौके पर पहुंच गए हैं और उन लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोगों को हेली से भी जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को फिर से जो है रिस्टोर किया जाए, फिर से जो है उसको जोड़ा जाए और तत्काल जो है आपदा राहत के जो काम है वो किए जाएं, जिससे कि चारधाम यात्रा भी हमारी सुचारू रूप से रहे। हाँ, ये जरूर है कि मौसम विभाग जिस प्रकार से अपनी चेतावनी देता है या पूर्वानुमान करता है, उसके अनुसार ही हमने कहा है कि यात्रा को आगे संचालित किया जाए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सबके जान माल की सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, ये दोनों ही पहाड़ी राज्य हैं। मतलब ये कि बादल फटने का पहाड़ से कनेक्शन तो होगा ही, यानी पहाड़ पर ही ज्यादा बादल क्यों फटते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है वो भी आपके सामने रख दूं। दरअसल नमी से भरे हुए बादल हवा के साथ उड़ते हैं। ऐसे में कई बार वो पहाड़ों के बीच भी फंस जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा नमी की वजह से बादल भारी हो जाते हैं। इस कारण से वो आगे बढ़ नहीं पाते। पहाड़ों के बीच फंसे हुए इन बादलों में संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, या फिर यूं कहें कि नमी से जो पानी में ये नमी परिवर्तित होने लगती है, वो प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और फिर एक ही जगह पर ये बादल बरसने लगते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लाउड बर्स्ट समझाया था। अब चूंकि बादलों की डेंसिटी पहले से ही काफी ज्यादा होती है, इस कारण से अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और कुछ यही इस वक्त दोनों ही पहाड़ी राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही है। बादलों की डेंसिटी इस मौसम में तेज होती चली जाती है और पहाड़ों पर बारिश तेज होने लगती है। बादल फटने से भयावह स्थिति फिर पैदा होती है। नदी नालों में अचानक से पानी का स्तर बढ़ने लगता है और फिर बाढ़ के हालात पैदा होते हैं। चूंकि पहाड़ों पर ढलान वाले रास्ते होते हैं, ऐसे में पानी रुकता भी नहीं है। पानी तेजी से नीचे की तरफ आकर बढ़ता चला जाता है। बादल फटने से फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ जैसी परिस्थिति भी, ये देखिए फ्लैश फ्लड आता है, बाढ़ जैसी परिस्थिति बनती है, या फिर लैंडस्लाइड की सिचुएशन खड़ी होती है जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ आकर गिर जाता है। वही जो तस्वीरें आपने हिमाचल और उत्तराखंड की अलग अलग सड़कों पर देखी जहां पर मलबा आ जाता है। मड फ्लो की अगर बात करें, जब मिट्टी आएगी, पहाड़ गिरेगा तो अपने साथ कीचड़ भी लेकर आएगा, मिट्टी लेकर आएगा, पत्थर भी लेकर आएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक दिखाई देता है तस्वीरों में, वो लैंड केविंग दिखाई देती है। लैंड केविंग का मतलब ये कि पानी के तेज बहाव के साथ साथ किसी गुफा या केव का वहां पर निर्माण हो जाना। साल 2013 में आप याद करें, उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने की ही घटना को आज लोग भूल नहीं पाए हैं। आज तक लोगों को वो तस्वीरें याद है। बादल फटने के कारण ही उस वक्त मंदाकिनी नदी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया था। इस हादसे में हजारों लोगों की जान गई थी और हजारों लोग लापता भी हुए थे, जो आज भी लापता हैं। केरल के वायनाड में भी तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर मौसम का भयानक रूप तो था ही, कुदरत का प्रकोप तो था ही, लेकिन इंसान की भी कहां-कहां गलतियां थी। अब बात उस हिस्से की होगी, केरल की होगी। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड आया और सैकड़ों लोगों को अपने साथ ये बहाकर ले गया। सोमवार देर रात 2 बजे और 4 बजे के बीच, 2 से लेकर 4 बजे के बीच लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई, जिसमें मुंडकई, चुरलमाला, अट्टामाला और नुलपुझा गांव में तबाही हो गई।
इनमें घर हों, पुल हों, सड़कें हों, गाड़ियां हों, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। जो जगह कुदरती सौंदर्य के लिए जाना जाता था, आज वहां पर हर तरफ मलबा दिखाई देता है। लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, सड़कें लगभग गायब सी हो गई हैं। आज मेकशिफ्ट पुल के जरिए यहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 200 के पार चली गई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब भी 191 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि 219 लोग घायल हैं। 5500 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, जिन्हें अलग अलग 82 कैंपों में रखा गया है। इनमें से 8000 से ज्यादा विस्थापित हैं। वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही 4 गांव में आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मुंडकई में हुई है। मुंडकई में सोमवार को रात 2 बजे लैंडस्लाइड हुआ और यहां पर अपने साथ वो सब कुछ बहा कर ले गई। लैंडस्लाइड के बाद मुंडकई का कनेक्शन भी बाकी इलाकों से टूट गया है, क्योंकि वहां तक जाने वाली सड़क बह गई है। नदी पर बना हुआ पुल वो भी बह गया है। आर्मी ने ऐसे में आज 2 मेकशिफ्ट पुल का निर्माण किया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा सके। पुल बनने के बाद वहां पर जेसीबी ले जाई गई और फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मुंडकई टाउन में तबाही का मंजर देखकर दिल बैठ जाता है। जिस तरह से मकान यहाँ पर धराशायी हुए हैं, आप देखिए तस्वीरों से इनको समझा जा सकता है कि नुकसान जो है कितना बड़ा है। यहाँ पर कई सारे लोगों की अलमारियाँ गिरी हुई पड़ी है, बिस्तर गिरे हुए पड़े हैं, एक तकिया यहाँ पर देखिए किस तरह से गिरा हुआ पड़ा है। एक छोटे बच्चे की चप्पल अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये निशान जो हैं तबाही के नज़र आ रहे हैं। और ये एक कहानी बयां करते हैं कि जो लोग इस जलजले की, इस लैंडस्लाइड की जद में आए, उनका क्या हाल हुआ होगा। आप अंदाज़ा बस लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो तबाही की तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि मुंडकई टाउन में कितनी बड़ी बर्बादी हुई है। यहाँ पर लैंडस्लाइड एरिया ये है, यहाँ पर कई बार लैंडस्लाइड्स हुए हैं, लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट इस बार की जो ये सैलाब है वो लेकर आया है, उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर क्लाइमेट जब और ज़्यादा एडवर्स हो जाता है, क्लाइमेट जब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस को में भी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। देखिए किस तरह से धुंध अभी पूरी यहाँ पर छाई हुई है। यहाँ से जो मकान 100-200 मीटर की दूरी पर हैं, वो मकान हमें आँखों से नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीम का वहाँ तक पहुँचना, वहाँ पर जिंदगियों को ढूंढना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है। और एक एक जगह, जैसे जैसे हम मुंडकई टाउन में आगे बढ़ रहे हैं, एक एक जगह जो है इस तबाही की, इस बर्बादी की कहानी यहाँ पर बयां करती है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा जो है उसने वायनाड ज़िले के इन गांवों को अपनी चपेट में लिया है, जिसमें आटमला, मुंडकई टाउन जिस पर हम अभी फ़िलहाल मौजूद हैं, वो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी त्रासदी की जद में है। यहाँ पर कितने लोग उस वक्त रह रहे थे, इसका अंदाज़ा भी अभी तक प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। वायनाड का मुंडकई कभी सबसे खूबसूरत हुआ करता था, सैलानियों की पहली पसंद होता था, लेकिन अभी वहां पर केवल मलबा ही मलबा है। हर तरफ बर्बादी दिखाई देती है। लैंडस्लाइड आने से पहले यहाँ करीब 500 मकान थे, इनमें 1200 से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन तबाही ने 450 से ज्यादा घरों को बर्बाद कर दिया है। अब मुश्किल 40 से 50 घर ही यहाँ पर बाकी हैं और वो भी रहने लायक की स्थिति में नहीं है। 1200 में से कितने लोग बचे हैं ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही कोई फाइनल फिगर निकलकर सामने आएगा, तब पता चलेगा वायनाड के विनाश में कितने लोग बचे, कितने बह गए। वायनाड लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा हर घंटे बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर तक की चढ़ाई करने के बाद हम फिलहाल पहुंचे हैं मुंडकई टाउन में। यहाँ पर आप तबाही का मंजर देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस मौत के लैंडस्लाइड ने किस तरह यहाँ पर तबाही मचाई थी। आप देखिए किस तरह से, ये कह रहे हैं कि मेन रोड है मुंडकई टाउन का और घरों से निकली हुई गाड़ियाँ जो है यहाँ पर आपको क्षतिग्रस्त अवस्था में नज़र आ रही हैं। ये जीप, इसकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चोट यहाँ पर लोगों को हुई होगी इस आपदा, इस त्रासदी से। यहाँ पर कई सारी बाइक्स जो हैं वो यहाँ पर मलबे में दबी हुई नज़र आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस इलाके को आप देखिए,
देखिए यहाँ पर आपको जो राइट हैंड साइड है कैमरामैन किरण का, अगर आप उस तरफ उसको पैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा जो इलाका है अब यहाँ पर मैदान में बदल गया है। यहाँ पर पानी की एक जो धार अब पहले से कम हो गई है। जब ये जलजला आया था तब ये धार पूरे फोर्स के साथ इस टाउन को अपने साथ बहा कर ले गई थी। इस मैदान में जो जगह आपको अभी खाली नज़र आ रही है, जहाँ पर पत्थर बाउल्डर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर रिहायशी मकान होते थे। जहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ, ये भी ऐसा लगता है कि इस स्ट्रक्चर की बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि मैं भी किसी सड़क के किनारे बने एक मकान की नींव के ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि ये जो मकान है ये पूरी तरह से यहाँ सर पत्थरों से टूटने के बाद पानी के सैलाब में बह गया। ऐसा लगता है यहाँ पर जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएं बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क रेस्क्यू टीम के लिए भी है, क्योंकि यहाँ तक की एक्सेसिबिलिटी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। चूरलमला और मुंडकई को जोड़ने वाला ब्रिज था वो कम्प्लीटली टूट चुका था। उसके बाद में वहाँ पर एक टेम्परेरी ब्रिज अब बनाया गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम के लोग यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। आप देखिए जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर बर्बादी का मंजर नज़र आता है। पहली बार रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच पाई हैं, ऐसे में धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए दूसरे मकानों को ढूंढ रहे हैं, खंगाल रहे हैं। तो हो सकता है कि मौत का आंकड़ा जो है वो और भी बढ़े। लेकिन फ़िलहाल जिस जगह पर जो मुवत्तनपुरा जो जहाँ से मेन एपिक सेंटर था इस पूरे लैंडस्लाइड का, वहाँ से देखिए आप बहुत मिस्ट की वजह से आपको शायद तस्वीरें साफ नज़र नहीं आए, लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर हम लगा सकते हैं कि किस तरह से जो पहाड़ वहाँ से दरका वो तकरीबन वहाँ से 2 किलोमीटर दूर इस मुंडकई टाउन में यहाँ पर पहुँचा, और उसके बाद जो कहर उसने बरपाया है वो ये जो निशान है यहाँ पर बर्बादी के, उस कहर की गवाही देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी नज़र हम दौड़ा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। लैंडस्लाइड के बाद आए बवंडर अपने साथ बहुत कुछ बहाकर ले जाते हैं, और वही वायनाड में हुआ। मुंडकई टाउन में जहां पहले बाजार हुआ करता था, सब्जी की दुकानें थी, दूध दही की दुकानें थी, लोग जिस मार्केट से अपने ज़रूरत का सामान खरीदते थे, अब वहां पर कुछ नहीं बचा है। पूरा का पूरा बाजार तबाह हो चुका है। मुंडकई टाउन के एक बाज़ार में मैं फ़िलहाल खड़ा हूं, और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो वाकई में बहुत ही डराने वाली है। ये पूरा का पूरा बाज़ार इस लैंडस्लाइड की जद में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आप देखिए जो पहला इमारत यहाँ पर नज़र आ रहा है जो पूरी तरह से अभी क्षतिग्रस्त हो रखा है। यहाँ पर ऊपर ऐसा लगता है कि 2 कमरे बने हुए हैं, और नीचे जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो अभी पूरी तरह से टूटा हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर लगता है कि एक दुकान रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शेल्फ में हमें सब्जियाँ भी दिख रही है, ये दुकान सब्जी की रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक मोटरसाइकिल जो है वो किस तरह से पूरी तरह यहाँ पर टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई है, उसका नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा है। ये बर्बादी की कहानी इस सैलाब की वजह से यहाँ पर है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर देखिए ये भी एक छोटी सी दुकान लगती है, यहाँ पर भी बहुत सारे शैम्पू के शैसे जो हैं वो यहाँ पर लटके हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पहला बाज़ार कह सकते हैं। जैसे ही हम चूरलमला की उस नदी को पार करते हुए तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल दूरी तय करने के बाद मुंडकई टाउन में पहुँचे। मुंडकई टाउन का ये पहला बाज़ार है और ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे इस टाउन के अंदर जाएंगे तो किस तरह के हालात वहाँ पर बने होंगे। आप हर जगह ऐसे बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर देख सकते हैं। ये पेड़ उस लैंडस्लाइड के साथ कट कर पत्थरों से टूटने के बाद बहते हुए यहाँ पर नज़र आए। अगर हम इस जगह की बात कर लें तो देखिए ये मकान यहाँ पर किसी का रहा होगा ऐसा लगता है, क्योंकि जो सामान यहाँ पर इस पानी के बहाव के साथ घर से बाहर टूट कर बिखर कर गिरा हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक पलंग जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, सोफ़ा जो है वो वहाँ पर उल्टा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। एक बेंच है जो लोग शायद बाहर चाय वाय पीने के लिए बैठते थे, वो बेंच जो है पूरी तरह से यहाँ पर टूटा हुआ नज़र आ रहा है। जालियाँ यहाँ पर लगी हुई है क्योंकि पास में एक छोटा सा बरसाती नाला बहता है, इस वजह से शायद पानी के कटाव को रोकने के लिए ये जालियाँ यहाँ पर बनाई गई होंगी। लेकिन इस सैलाब का, इस लैंडस्लाइड का जो पैमाना था वो इतना ज़्यादा था कि ये सारी जो कंक्रीट के जितने भी इमारतें यहाँ पर है वो यहाँ पर पत्तों की तरह
तरह ढह गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुकसान जो है वो कितना बड़ा है। यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू टीम्स लगातार उन जगहों पर जाने की कोशिश कर रही है जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा जा सका है। ये टाउन बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो हमें बताते हैं कि वोटरों की संख्या तकरीबन 3000 है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पॉपुलेशन जो है कम से कम 8 से 9 हज़ार की होगी। सोचिए सर, 8 से 9 हज़ार की पॉपुलेशन और उनके ऊपर इतनी बड़ी गाज आकर गिरी। वायनाड में इतनी बड़ी तबाही आएगी, इसकी भविष्यवाणी ऐसा है कि पहले से की गई थी। ये नहीं था कि लोगों को इस बारे में इतला नहीं दी गई थी, लेकिन हाँ, सरकार के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई थी। EWS इसके लिए यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए ये नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन केरल की सरकार ने उस वार्निंग को समझा ही नहीं, उस पर फोकस ही नहीं किया। ध्यान दिया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती, 200 से ज़्यादा लोगों की जानें नहीं जाती। आखिर ये EWS यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्या, जिसे केरल सरकार ने इग्नोर कर दिया, वो थोड़ा आपको समझा दें। 7 दिन पहले दरअसल इसी अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए चक्रवात, लैंडस्लाइड, भारी बारिश या वज्रपात की वार्निंग दी जाती है। यानी कि पहले से ही ये जानकारी जुटाई जाती है कि ये घटना घट सकती है। अब इसका जो एस्टिमेट लगाया जाता है वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब वार्निंग जो दी गई है उससे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वार्निंग का मतलब है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब ये क्या क्या अलर्ट करता है वो मैं आपको बता दूं। 7 दिन पहले ही EWS ये बता देता है कि सुनामी आ सकती है, भारी बारिश होगी, चक्रवात होगा, लैंडस्लाइड होगा या फिर बाढ़ आएगी, बादल फटने का अलर्ट दिया जाता है। ये सिस्टम 1 हफ्ते पहले ही ये बता देता है कि कहां पर क्या होने जा रहा है, ताकि खतरे को देखते हुए लोग सुरक्षित जगहों पर पहले ही शरण ले लें। इस सिस्टम का फायदा ये होता है कि 24 घंटे पहले भी अगर प्रशासन एक्टिव हो जाए तो नुकसान को 30% तक कम किया जा सकता है। लेकिन केरल सरकार ने इस वार्निंग अलर्ट को इग्नोर कर दिया। 7 दिन पहले ही जहां वार्निंग दे दी गई थी, वहां पर 8 से 9 हज़ार तक की रिहाइश वाले गांव में ये अलर्ट पहुंचा ही नहीं। अर्ली वार्निंग सिस्टम ने लैंडस्लाइड की वार्निंग दी थी। EWS ने यह बताया था कि 200 mm से ज्यादा बारिश होगी। ये देखिए क्या क्या जानकारी दी गई थी EWS के जरिए कि 200 मिलीमीटर से ज्यादा यहाँ पर बारिश होगी, लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड हुआ तो मलबा बहकर तेजी से नीचे आ सकता है और इसमें कई लोगों की जानें जा सकती हैं। सोचिए, अगर केरल सरकार इस चेतावनी को इग्नोर ना करती तो ये ग्रीन पैराडाइज तबाह ना होता। अगर होता भी तो शायद इतनी जानें ना जाती जितनी जानें अब गई हैं। वायनाड को ग्रीन पैराडाइज कहते हैं, यानी कि हरित स्वर्ग, और इसके पीछे वजह है यहाँ की हरियाली, यहाँ के चाय के बागान, यहाँ पहाड़ों पर फैल रही हरियाली, साथ ही यहाँ की वादियाँ, हल्की बरसात, ये इस जगह को पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनाती हैं। लेकिन पिछले 24 से 48 से 72 घंटों में इस जगह की तस्वीर बदली है, वायनाड की तस्वीर बदली है। और पहाड़ों पर बादलों को देखने जो लोग यहाँ पहुँचते थे, उन्हें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है जो परेशान करने वाली तस्वीर है, और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी ये अच्छी तस्वीर नहीं है। आप देखिए, चुरलमला का इलाका है और मंगलवार तड़के जो लैंडस्लाइड आया है उसमें तकरीबन इस जगह पर जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं 2 दर्जन से ज़्यादा घरों को अपने जद में ले लिया। और आप तस्वीरें देख लीजिए, अगर घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यहाँ पर जो भी इस बरसाती नाले के बगल में जो भी घर थे वो सब पूरी तरीके से तबाह हैं। कई घरों के तो नामो निशान नहीं बचे हैं। मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो घर आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं और ये 2 घर दिखा रहे हैं, इन 2 घरों के बीच में भी एक घर था, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब देखिए, उस घर के पानी की टंकी आपको नज़र आ रही होगी, चिमनी उस घर का नज़र आ रहा है, वो टूटे बिखरे पड़े हैं और अंदर कोई भी सामान नहीं। अंदर एक बड़ा सा पेड़ जो है वो अंदर घुसा है, यानी कि जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और
पानी के साथ साथ जो कीचड़ पहुंचा है वो अपने साथ बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ कर लाया और इन घरों में छोड़ कर गया है। दूसरी तरफ आप देखिए, इस तस्वीर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो घर है वो एक मंजिला घर है और पहली मंजिल तक आपको कीचड़ के छींटे जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। केरल का ग्रीन पैराडाइज कहा जाने वाला वायनाड का ये इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही आई क्यों? इसके पीछे आपको कारण बता दें। मौसम विभाग के अनुसार पूरे इलाके में 110 से 240 मिलीमीटर की बारिश का अनुमान जताया गया था, लेकिन वायनाड में 42 घंटे के अंदर अंदर 572 mm बारिश हुई, जिससे पूरे इलाके में इतनी बड़ी तबाही आई। तबाही के बाद वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचे। यहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड और यूपी के अमेठी से रायबरेली से अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और अमेठी से वो चुनाव हार गए थे, वायनाड से वो चुनाव जीते थे। इस साल लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों से उन्होंने चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों से उनकी विजय भी हुई, लेकिन उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखी और वायनाड सीट छोड़ दी। माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी, इसलिए वो भी इस वक्त वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पहुंचे हैं लैंडस्लाइड जहां पे हुआ है वायनाड में, वहां पे पहुंचे हैं। पहले प्रोग्राम था कि वहां जाएंगे, मेपाड़ी जाएंगे जहां पर रिलीफ कैंप है, वहां पे जाएंगे, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो हुआ, यानी कि चूरलमला के उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं जो आर्मी ने बनाया, मेकशिफ्ट ब्रिज। यहाँ पहले भी एक ब्रिज हुआ करता था जो कि लैंडस्लाइड के वक्त ध्वस्त हो गया। अब मुंडकई की तरफ राहुल और प्रियंका जो हैं वो बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ से पहले सांसद हुआ करते थे, इस बार भी जीते, इस बार भी राहुल गांधी यहाँ से जीते।